ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है दोषपाक धातुपाक। अब दोषपाक धातुपाक का आपको थोड़ा सा दोनों का मीनिंग अच्छे से डिफरेंशिएट करके समझना है कि दोषपाक क्या होता है और धातुपाक क्या होता है। दोषपाक, पाक का मतलब पाचन होना। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि आम उत्पन्न हुई, आम का पाचन हुआ, तो आम का पाचन हुआ यानी कि रोग सही हो गया। तो आम मतलब दोष, दोष का पाचन हुआ तो रोग सही हुआ। लेकिन अगर धातुओं का पाचन हो जाए, ये आपने सुना होगा, जैसे कि अगर अग्नि तीक्ष्ण होती है तो वो धातुओं को पचाना स्टार्ट कर देती है, तो क्या होता है, धातुओं के पाचन से क्या है, रोग की उत्पत्ति होती है। यानी कि दोनों का मतलब क्या है, दोष पाक होने पर तो रोग का शमन होगा और धातु पाक होने पर रोग की उत्पत्ति होगी। इतना सा मतलब समझ में आना चाहिए। क्योंकि दोष पाक होने पर यानी कि जो प्रकोपित दोष थे वो कम हो गए तो रोग कम हो गया। लेकिन जो धातुएं थी, जो साम्य धातुएं थी, जो अपने लिए आवश्यक हैं, जो एक धातु से दूसरी धातु का निर्माण होगा, जो शरीर की पुष्टि करेंगी, शरीर को बल देंगी, अगर उनका ही पाचन हो गया तो क्या होगा, रोग उत्पन्न होगा। तो जैसे कि अब अपन स्टार्ट करते हैं। ये तो थोड़ा बेसिक हुआ कि दोषपाक क्या है, धातुपाक क्या है। अभी अगला बात करते हैं। इसमें लिखा है सभी रोगों की उत्पत्ति में आम की विशेष महत्ता है। अब दोषपाक और धातुपाक, स्पेशली जो धातुपाक की बात करते हैं, वो होता क्यों है, वो आम के ही कारण होता है। तो आगे जैसे इसकी कोई कुछ कह रहा है, जो धातु पाक है उसका मेन कारण क्या है, आम है, आम का उत्पन्न होना। तो इसकी ये संप्राप्ति हो गई, जो यहाँ लिखा हुआ है कि अग्नि अपनी एक तरह से हो गई, अग्नि सम हो सकती है, विषम हो सकती है। अब ऐसे मत सोचना, आपने जो अपन ने अग्नि दुष्टि के भेद पढ़े उसके अकॉर्डिंग मत समझना। अग्नि की अवस्था देखना है, या तो सम अवस्था हो सकती है या विषम अवस्था हो सकती है। तो सम अवस्था के अंदर समाग्नि आ गई। अगर अग्नि सम है तो दोष धातु सारे साम्य रहेंगे, ना तो क्या होगा, दोष का प्रकोप होगा, ना ही धातुओं का पाक होगा, सभी चीजें नॉर्मल रहेंगी। लेकिन अगर अग्नि विषम अवस्था में, अब विषम अवस्था में होने पर अग्नि तीक्ष्ण भी हो सकती है, मंद भी हो सकती है और विषमाग्नि भी हो सकती है। लेकिन जो दोष पाक और धातु पाक की अपन बात कर रहे हैं, वो हो रहा है आम के कारण। और आम की उत्पत्ति किसके कारण होगी, अग्नि मांद्य के कारण। तो अग्नि मंदाग्नि है, मंदाग्नि होते ही जो आहार किया उसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ तो क्या हुआ, आम की उत्पत्ति हुई। जिसका भी माइक जो अनम्यूट है उसको म्यूट कर लीजिए। तो आम की उत्पत्ति होती है, उस आम की उत्पत्ति से क्या हुआ, जो आम दोष बना, जो आम दोष बना वो आगे क्या करेगा, धातुओं को, दूष्य को, आम दूष्य उत्पन्न करेगा, यानी कि धातुओं की जो है विकृति करेगा। अब क्या होता है, ये आम बन तो गया, अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई भी पेशेंट है, उसके अंदर आम का निर्माण हुआ, तो उसके साथ दो चीजें हो सकती हैं। या तो उसको समय रहते पता चल गया, उसने आम की चिकित्सा करवा ली, या फिर इग्नोर कर दिया और वो आम बढ़ता रहा। दो अवस्था हो सकती है उस रोगी के साथ। यदि उसको समय रहते पता चल गया, उसने चिकित्सा करवा ली, आम की चिकित्सा करवा ली, आम की चिकित्सा करवाने का मतलब क्या है, जो दोष आम की वजह से कुपित हुए थे उनका पाचन हो रहा है। यानी कि मेनली अपन बोले आम का पाचन हो रहा है। और आम का पाचन, जैसे कि हम बात करते हैं ज्वर के अंदर लंघन देते हैं, क्यों लंघन क्यों देते हैं, कि लंघन देने से जो कुछ नहीं खाया है तो जो भी आम बना हुआ है उसका स्वतः पाचन होता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा आचार्यों ने बोला है। तो जो आम की चिकित्सा कर रहे हैं उसमें क्या है, आम दोषों का पाचन हो रहा है। आम का पाचन करने से क्या है, अगर वो आम ही ठीक हो जाएगी तो उसने जिन दोषों को दूषित किया है या जिन दोषों को वो दूषित करने वाली थी वो नहीं करेगी। क्योंकि आम का क्या कर दिया हमने, जो मेन कॉज था आम, उसको ही हमने हटा दिया, किसके द्वारा, चिकित्सा के द्वारा। तो आम दोषों का पाक कर दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, दोष की पाक अवस्था। यानी कि यहाँ पे आम को ही दोष के हिसाब से माना है, तो उसको दोष पाक अवस्था बोलते हैं। और दोषों का पाचन हो जाने पर क्या होता है, व्याधि की शांति होती है। अब बस आपको इतना से याद रखना है कि दोष पाक से तो रोग की शांति थी और धातु पाक से रोग उत्पन्न हो रहा है। फिर आपको सब याद आ जाएगा अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान से सुनोगे या पढ़ोगे तो। अगर उसने चिकित्सा नहीं करवाई,
और वो ऐसे निदानों का और सेवन करता गया, आम दोष की वृद्धि होती गई। तो क्या होगा, जैसे ही आम दोषों की और वृद्धि होगी तो आम दोष की वृद्धि होती, आम क्या है, आम आगे जाके क्या करेगा, कफ को बढ़ाएगा। कफ को बढ़ते ही यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि धातुओं का अधिक दूषण, वो क्यों, क्योंकि धातुएं किसके अंदर हैं, स्रोतस के अंदर है। धातुओं को अपन क्या है, एक तरह से जैसे रस व स्रोतस कहते हैं, तो उसी के अंदर तो रस धातु है। तो जो आम दोष बढ़ा हुआ है वो क्या करेगा, स्रोतस का अवरोध करेगा। उस अवरोध की वजह से धातुओं के दूषण से मतलब यहाँ पे कि धातुओं का प्रॉपर निर्माण नहीं हो रहा है। कि जैसे कि धातु का प्रसाद भाग होता है और मल भाग होता है, तो उसमें या तो मल भाग ज्यादा बनेगा या जो धातु होगी वो पूर्ण रूप से पुष्ट ना होगी, अपक्व बनेगी। तो धातुओं का क्या होगा, दूषण होगा। अब इसी दूषण को क्या बोल दिया, धातु की पाक अवस्था बोल दिया। और धातु अगर, अब एक चीज और, कि जैसे धातु की पाक अवस्था से यहाँ पे अपन दूसरा मतलब ये भी समझ सकते हैं कि अगर जो है धातुओं का निर्माण एक धातु से दूसरी धातु नहीं बन रही है, नहीं बन रही यानी कि जितना जिस धातु को जितनी साम्य अवस्था में शरीर के अंदर होना चाहिए था वो नहीं है, वो नहीं है यानी कि उसका क्षय होता जा रहा है। धातु पाक में धातु का क्षय होता जाएगा, क्योंकि स्रोतस अवरोध होगा तो धातुओं का निर्माण धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जितनी धातु, जैसे कि रस से इतने टाइम तक रक्त बन सकता है, तो वो जितना रस था उसने जितना रक्त बनाना था बना दिया, लेकिन जब रस ही विकृत बन रहा है तो वो रक्त नहीं बना सकता। रक्त नहीं बना सकता तो आगे की धातुएं नहीं बन सकती। तो धातु पाक का मतलब आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं धातुओं का क्षय हो रहा है, धातुओं का क्षय हो रहा है। पाक, धातु पाक का मतलब कि धातुएं नहीं बन रही हैं, धातुओं की कमी हो रही है, क्षय हो रहा है। तो क्या होगा, व्याधि उत्पन्न होगी। और जो भी व्याधि होगी, क्योंकि अब यहाँ पे हम क्षय की बात करेंगे, जैसे आगे इसके लक्षण देखेंगे, तो क्षय होने पर क्या होगा, आगे जाके वात प्रकोप होगा। और वात का जब भी प्रकोप हो जाता है कोई भी रोग होने पर, तो क्या होता है, वो व्याधि कैसी हो जाती है, कृक्ष साध्य हो जाती है। क्योंकि वायु कैसी होती है, उपद्रव करने वाली होती है। तीनों दोषों में सबसे ज्यादा उपद्रव उत्पन्न करने वाली, सबसे ज्यादा चिकित्सा में कठिनाई लाने वाली कौन होती है, वायु होती है। इसीलिए क्या बोल दिया, भले ही इसका जो इनिशिएटिव था वो आम था, लेकिन आगे जाके जो रोग बढ़ेंगे वो उनका कारण कौन बनेगा, वो वात बनेगी। तो कहीं ना कहीं धातु पाक में दो दोष तो स्पेशली जिम्मेदार होंगे। स्टार्टिंग आम से हुई यानी कि कब से बोल सकते हैं, और बाद में जो जब इसकी वृद्धि की अवस्था आएगी, व्याधि की वृद्धि की अवस्था आएगी, तो क्या होगा, वायु बढ़ेगी। वायु बढ़ने से रोग कैसा होता जाएगा, उसका कृक्ष साध्य होता जाएगा। अब बात करते हैं कि दोष पाक होता क्या है। दोष पाक यानी कि धीरे धीरे जो डिजीज हुई है वो सबसाइड हो रही है, धीरे धीरे वो डिजीज सही हो रही है। तो सबसे पहले जैसे दोष प्रकृत्य अवैकृत्य, यानी कि क्या बोल रहा है कि जैसे कि आपको छोटे से एग्जांपल से बताऊं, जैसे कोई भी व्याधि है, कोई भी व्याधि है, वो मान लो किसी भी दोष से उत्पन्न हुई है, चाहे वो वात हो, पित्त हो या कफ हो, ठीक है। अगर वो अपनी प्रकृति जैसे इसमें लिखा हुआ है, जिस दोष से रोग उत्पन्न हुआ है उस उसकी रोग उत्पन्न करने वाली प्रकृति के विपरीत प्रकृति उत्पन्न होना। जैसे कि दोष पाक हो रहा है, यानी कि कोई भी विकार था, वो पित्तज विकार था, पित्त के प्रकोप से वो विकार उत्पन्न हुआ। लेकिन अगर दोष पाचन हुआ यानी कि पित्त कम हो गया, तो अपने आप ही क्या होगा, पित्त के विपरीत, यानी कि पित्त के गुणों में तो क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे पहले पित्त का प्रकोप हुआ था उसके गुण बढ़े हुए थे, लेकिन जैसे ही पित्त का दोष पाक होगा, जैसे ही उसका पाचन होगा, तो उसकी विपरीत प्रकृति यानी कि पित्त के गुण सबसाइड होने लगेंगे, वो कफ के गुण बढ़ जाएंगे। तो वही एक बार आप इसको वापस से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो बताना। जिस दोष से रोग उत्पन्न हुआ है, यानी कि पित्त की बात कर ली, उसकी रोग उत्पन्न करने वाली प्रकृति के विपरीत प्रकृति होना। यानी कि मान लेते हैं पित्त का उष्ण गुण कोई भी रोग उत्पन्न कर रहा है, लेकिन जब दोष पाक स्थिति आएगी तो उसके उष्ण गुण में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, शीत गुण की वृद्धि हो जाएगी, चाहे वो कफ की वजह से हो या वात की वजह से हो। तब वहां हम समझेंगे कि यहाँ पे दोष पाक हो चुका है, अर्थात दोषों के लक्षणों में कमी होना। जो भी दोष बढ़ा हुआ है उसके लक्षण में कमी आ जाएगी। इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि जो भी दोष बढ़ा हुआ है उसके लक्षणों में क्या आ जाएगी,
कमी आ जाएगी। अगला लिखा हुआ है लघुता ज्वर। लघुता ज्वर मतलब कि जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला है कि ज्वर में क्या बोलते हैं, लंघन देते हैं। लंघन देने से क्या है, जो क्योंकि ज्वर का जो मेन कॉज है वो क्या है, आम। आम की वजह से ज्वर की उत्पत्ति होती है और उस आम के पाचन के लिए क्या बोलते हैं, लंघन बोलते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है, ज्वर तथा अन्य रोगों में, और भी कोई रोग, कोई भी हो सकता है, चाहे वो रक्तपित्त हो या कुछ और भी हो, गुल्म हो, कुष्ठ हो, कुछ भी। ज्वर तथा अन्य रोगों में दोष पाक होने से, लक्षणों में कमी होने से रोग की शांति होती है। क्योंकि ज्वर में दोष पाक के लिए अपन क्या करा रहे हैं, लंघन करा रहे हैं। लंघन कराते ही क्या है, आम का धीरे धीरे पाचन होगा। आम का पाचन होगा तो जो अग्नि बाहर गई है वो धीरे धीरे अपने स्थान में आना स्टार्ट कर देगी। ज्वर की संप्राप्ति देखेंगे डिटेल में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो वहां पे क्या है, जो ज्वर है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, शांत होने लगेगा, अगर उस आम का पाचन स्टार्ट हुआ तो ये 2 पॉइंट हुए। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, देह लघुता। देह में लघुता। अब देह में लघुता दोष पाक से भी आएगी और मल पाक से भी आएगी। अब मल पाक का मतलब समझते हैं कि जैसे कि नॉर्मल जो है कि 24 आवर्स में एक या तो कई लोगों का ऐसे होता है कि 2 बार उनको बाउल के लिए जाना होता है, या कई लोग 24 घंटे में एक बार जाते हैं। तो वो उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो उस अकॉर्डिंग सेट हो जाती है कि वो जब भी खाना खाएंगे इतने देर में उनका खाना डाइजेस्ट होगा, और इतनी देर में उस डाइजेस्ट होने के बाद पूरा जो प्रोसेस होता है कि एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर उससे डिफिकेशन की जो धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट होगी वो इतने टाइम बाद होगी। और जब भी वो डिफिकेशन से आएगा उसके बाद उसको खुद के शरीर में क्या लघुता फील होती है, यानी कि मल त्याग के बाद क्या होगा, उसको बॉडी में लघुता फील होगी। तो देह लघुता मल पाक होने से। अब मल पाक का मतलब क्या है, मल पाक का मतलब है कि जो भी मल बॉडी में संचित थे, चाहे वो मल हो मूत्र हो, वो जो संचित थे अगर वो बॉडी से बाहर निकल जाएं, बाहर निकल जाए तो बॉडी में क्या आ जाती है, लघुता आ जाती है। जनरली सब फील करते हैं, डेली फील करते हैं। तो मल पाक होने से वह शरीर से, पाक मतलब जो उनका उचित टाइम पीरियड था कि इतनी देर में मल बन जाएगा और इतने टाइम बाद रिफ्लेक्स जाएंगे रेक्टम से और वो बाहर निकल जाएगा। तो वही अवस्था होने पर क्या होता है, शरीर में हल्कापन आ जाता है। इंद्रियों में विमलता। इंद्रियों के जो भी मल होते हैं वो प्रॉपर, अगर इंद्रियों को टाइम टू, जैसे अक्षी का मल होता है, कर्ण में जो मल आ रहा है, जिह्वा पर जो मल जम जाता है यानी कि कफ जम जाता है, उनको हम टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं तो भी क्या होता है, इंद्रियां अपने कार्यों को अच्छे से करती हैं। जैसे कि बोला गया है साफ साफ कि जिह्वा निर्लेखन करने से क्या है, जिह्वा का स्वाद बढ़ता है, रस में वृद्धि, यानी कि रस का ठीक ठीक ज्ञान होता है। आंखों का मल निकालने से क्या है, उन जैसे आंखों में के मल निकालने के लिए किसका बताया गया है, आप लोगों ने सुना हो, सौवीरांजन, रसांजन, इनका बताया है। तो ऐसे ही बोला गया है, अगर इंद्रियों से भी उनके मल प्रॉपर टाइम पे निकलते रहे, इंद्रियों के मल भी उनसे पृथक होते रहे, तो भी क्या होगा, इंद्रियां अपने कार्यों में अधिक एक्टिव रहेंगी, अधिक शीघ्रता से उनका कार्य होगा। तो मल पाक होने से प्रत्येक इंद्रियां मल विहीन हो जाती हैं। अब मल पाक होने यहाँ पे कि इंद्रियों में जो मल बन रहे थे, जो इकट्ठे हो रहे थे, वो इंद्रियों से क्या हो गए, अलग हो गए। तो उसके लिए भी क्या बोला है कि जो इंद्रियां मल विहीन हो जाती हैं तो उनके विषयों में अधिक क्रियाशीलता आ जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब बता दिया है एक एक लाइन में कि दोष पाक क्या है, धातु पाक क्या है। तो दोष पाक के लिए बोला है कि मल या दोष का पाक होकर, अर्थात शरीर मल पक कर बाहर निकल जाए, वह व्याधि शांत हो जाए। व्याधि शांत हो जाए मतलब दोष पाक, शरीर का मल बाहर निकल जाए मतलब मल पाक, एक तरह से समझ सकते हैं ये। तो ये तो हुआ दोष पाक कंप्लीट। धातु पाक, अब ये समझने वाला है। जैसे धातु पाक की संप्राप्ति में अभी तक क्या देखा था, धातु पाक होने से क्या हो रहा है, रोग की उत्पत्ति हो रही है, कि धातुओं का पाचन स्टार्ट हो गया। धातुओं का पाचन स्टार्ट होते ही क्या है, जो भी थोड़ा बहुत काम चल रहा था कि थोड़ी बहुत भी एक धातु से दूसरी धातु बन रही है, तो वो धातुएं बिल्कुल नहीं बनेंगी बल्कि एकदम हानि हो जाएगी, ये देखने को मिलेगा। तो ये धातु पाक का जो लक्षण है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका कोटेशन आपको याद करना है, ये वाला कोटेशन आपको याद करना है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि धातु पाक के लक्षण बताइए, बहुत रिपीट होता है, हमारे हमारे खुद के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, कि धातु पाक के लक्षण बताइए। तो ये आपको याद कर लेना इसको। धातु पाक के लिए बस आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि इसमें क्या होता है,
व्याधि उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले जो इसका लक्षण है निद्रा नाश। अब ये जो यहाँ लिखा हुआ है उसको बिना समझे भी आप लोग लिख सकते हो। निद्रा नाश क्यों लिखा है? धातु पाक अर्थात धातु क्षय। और ये मैं पॉइंट आपको पहले कई बार क्लियर कर चुकी हूँ कि क्षय की बात करते ही क्या बोलेंगे अपन कि वात प्रकोपित हुआ है। और जब भी वात प्रकोपित होगा तो निद्रा की हानि होगी या निद्रा ज्यादा आएगी? तो निद्रा की हानि यानी कि निद्रा नाश होगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि निद्रा नाश। क्यों? कि धातुएं जो होती हैं वो पाकावस्था को प्राप्त हो रही हैं। पाकावस्था को यानी कि उनका क्षय हो रहा है। क्षय होते ही क्या होगा? वात का प्रकोप होगा, वात की वृद्धि होगी और उससे क्या होगा? निद्रा नाश होगा, यानी कि नींद नहीं आएगी। क्योंकि इतनी वीकनेस, इतनी कमजोरी आ जाएगी, उससे भी वात प्रकोपित होगी तो भी क्या होता है? नींद नहीं आएगी। हृदय स्तंभ सभी जगह आम और धातु पाक की संप्राप्ति कहाँ से स्टार्ट थी? कि आगे देखा था कि अगर उस आम की वृद्धि हो रही है तो वो आम की वृद्धि हो रखी होती है, इसलिए क्या है? हृदय में जकड़ाहट होगी। और उसी आम की वृद्धि के कारण क्या होगा? अगला जो पॉइंट है, उसी आम की वृद्धि के कारण जो स्रोतस है उनमें अवरोध हो रखा होता है। और स्रोतस में अवरोध यानी कि स्वेद व स्रोतस, मल व स्रोतस, जो पुरीश व स्रोतस और मूत्र व स्रोतस, स्पेशली इनकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? अपना प्रॉपर काम नहीं करेंगे। नहीं करने से जो इनका काम है यानी कि मलों को बाहर निकालना, वो नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि उनके स्रोतस में अवरोध किसने कर रखा है? आम ने कर रखा है। तो वो जो मल है वो शरीर में ही क्या होते रहेंगे? संचित होते रहेंगे। फिर अगला बात करते हैं शरीर में गुरुता। आम बड़ा हुआ है इसलिए शरीर में क्या होगी? गुरुता रहेगी। भोजन में अरुचि, सारे स्रोत अवरोध हैं, आम का निर्माण है तो भोजन में अरुचि रहेगी। ये तो अब आपको ऐसे हो जाना चाहिए कि बिना सोचे समझे भी ये आपको लिख के आने हैं, क्योंकि अब बहुत नॉर्मल पॉइंट हो गए। भोजन में अरुचि है, शरीर में गुरुता है, बल्कि हानि है। बल्कि हानि क्यों बोल दिया? क्योंकि धातुओं का क्या है? लगातार नाश हो रहा है, इसीलिए क्या बोल दिया कि बल्कि हानि होगी। तो ये आपका एक टॉपिक क्लियर हुआ, दोष पाक और धातु पाक। नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है आवरण है। इसको आज नहीं पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो अगला टॉपिक निकाल लीजिए, दोष की गति। अब इसी दोष की गति से आपका कल वाला डाउट क्लियर होगा। कौन सा? कि वृद्धि क्या है और प्रकोप क्या है। तो अब थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे आपने षट क्रिया काल सुना होगा, संचय, प्रकोप, प्रसर। संचय में क्या होता है? संचय में बोलते हैं कि दोषों का संचय हो रहा होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु में कफ का संचय हो रहा होता है। तो आप ये बताइए मुझे कि कफ का संचय हो रहा होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपनी बॉडी में पहले से कफ नहीं था। कफ तो था, लेकिन वहां से निदान सेवन कर रहे हैं। कौन से निदान सेवन कर रहे हैं? कफ को बढ़ाने वाले। इसलिए क्या है? और शीत ऋतु होती है, कफ का शीत गुण और बढ़ जाता है, तो क्या होता है? कफ का लगातार संचय होता रहता है। अब संचय होने का मतलब आप समझना, थोड़ा अपनी कल की बात को लेके सोचना कि संचय का मतलब कि जो भी कफ वहां था पहले, तो है नहीं कि संचय अब हो रहा है तो संचय